हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमन। मैंने एक लेक्चर अभी लॉ का डाल दिया सेबी के रिस्पेक्ट में। आज सेकंड लेक्चर में कॉस्टिंग के ऊपर डाल रहा हूँ। कॉस्टिंग का जो सिलेबस है सेबी का वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कॉस्टिंग का जो सिलेबस है हमें 4 लेक्चर में ही ख़त्म करेंगे इसी सीरीज़ के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। इसके 10 एमसीक्यू करेंगे और इसके बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे। कल या परसों में मैं इसका डाल दूंगा जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या होते हैं, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स क्या होती हैं कि स्टैंडर्ड मतलब अगर मेरे को कॉस्ट को कंट्रोल करके रखना है और उसको मेरे को मेजर करना है कि मेरा पहले कितना कॉस्टिंग था, अब कितना कॉस्टिंग है, आगे जाके क्या कॉस्टिंग में कितने लेवल पे रखना है, वो चीज़ है। इन तीनों के अंदर एमसीक्यू होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके वैलिडेट करने के लिए। और फोर्थ, लीन सिस्टम, ये वाला थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, चैप्टर है पूरा का पूरा। इसकी हम थ्योरी पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अभी इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन अगर आप देख रहे होगे तो काफ़ी जगह केपीएमजी का कुछ कोर्सेज का आता रहता है, तो उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा होता है कि केपीएमजी 6 सिग्मा कोर्स हम आपको करा रहे हैं, आप प्लीज़ एनरोल कर लो। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। केजन जनरली ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज़ होता है। इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। आज का हमारा जो पर्पस है वो सिर्फ ओवरव्यू है कि कॉस्टिंग होता क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, और उसके कुछ एमसीक्यू। आई एम होपिंग कि जो एमसीक्यू है इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कॉस्टिंग के बारे में, और मे बी इसमें से ही आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन सेबी के पेपर में उठ के आ जाए। ठीक है। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। क्या चीज़ ऐसी है जिसके लिए हमें सेपरेट मेजरमेंट करना होता है। एक कॉस्ट यूनिट के लिए आपको सेपरेट मेजरमेंट करना होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए करना होता है, कॉस्ट ड्राइवर के लिए करना होता है, कॉस्ट सेंटर के लिए करना होता है। लूथरा सर, ये सब कुछ एक जैसा लग रहा है मेरे को। अरे, मेरे को भी एक जैसा लग रहा है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है। अभी इसके अंदर आप केचप कंपनी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक टमाटो केचप कंपनी है, उसको अपना बॉटल मार्केट में बेचना है, तो उसको पर यूनिट उसका बॉटल का कॉस्ट चाहिए होगा। तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि उसका यूनिट का कॉस्ट वो निकाले, अपना प्रॉफिट मार्कअप करे और मार्केट को सेलिंग प्राइस बताए कि मैं अपनी बॉटल 110 रुपये में बेच रहा हूँ, मार्केट में सारे 150 की बेच रही, मेरी 110 की है। ठीक है। तो इसलिए उसको कॉस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट यूनिट आपको समझ में आ गया। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन टर्म्स मतलब कि अगर कोई भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कोई भी सर्विस ले रहा हूँ, या कोई भी इनपुट गुड्स ले रहा हूँ, या मैं फैक्ट्री रेंट पे ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, वो मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। मेरे को उसकी कॉस्ट पता करनी है कि इसको लेने से मेरा कितना कैश आउटफ्लो होगा, इसकी कॉस्टिंग क्या है। तो हर एक चीज़ बिजनेस के अंदर जिसका आपको ज़रूरत पड़ रही है वो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, उसका सेपरेट मेजरमेंट करना ज़रूरी है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का हमेशा सेपरेट मेजरमेंट होगा कि इस पर्टिकुलर सर्विस का मेरे को कितना कॉस्ट पड़ रहा है। केचप कंपनी के रिस्पेक्ट में, केचप कंपनी ने कंसल्टेंसी सर्विस ली मैकेंजी से। उसने बोला कि मेरे को केचप कंपनी मतलब केचप कंपनी खड़ी करनी चाहिए, केचप बनानी चाहिए, या मैं कोई और सॉस में जाऊँ, मेरे को उसका कंसल्टेंसी सर्विस दो कि मार्केट में ट्रेंड आगे क्या रहेगा, लोग केचप खाएंगे कि शेजवान खाने लग जाएंगे, यार कोई और उनको ऐसा कुछ पसंद आएगा। तो आप इसकी मेरे को कंसल्टेंसी दो, आगे इसकी मार्केट कैसी है, क्या है क्या नहीं है। तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। कोई फैक्ट्री मेरे को रेंट पे लेनी है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। इनपुट रॉ मटेरियल चाहिए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अ, हर एक चीज जो मेरे को रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उसका सेपरेट मेजरमेंट आपको चाहिए एक डिसीजन लेने के लिए। कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं। कॉस्ट ड्राइवर आपको पता चला ड्राइवर्स हैं तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी चीज से। जनरली जो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओ तो कॉस्टिंग बढ़ेगी आपकी ऑब्वियसली, क्योंकि आप माल बना रहे हो बेचने के लिए, तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। जितना आप ज़्यादा बनाओगे उतना आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर और वेरिएबल which affect level of cost. Generally, it is an activity which is responsible for cost incurrence. Level of activity or volume of production is an example of cost driver.
जितना वॉल्यूम आपका बढ़ेगा उतनी ही कॉस्ट ड्राइव होके आगे जाएगी या ड्राइव होके पीछे की तरफ आएगी अगर आप कम करोगे लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ड्राइवर आपको समझ में आ गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, कॉस्ट यूनिट समझ में आ गया। ये कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर कुछ नहीं, मैं लाला जी, मैंने एक फैक्ट्री खोली, मैंने वहां पे उनको बोला ये फैक्ट्री मेरी कॉस्ट सेंटर है, मैंने इसमें से 100 kg का केचप, कम बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकली, 100 टन बोल देता हूँ कि 100 टन मेरे को केचप निकालना है, ठीक है, और इसको आपको 20 लाख रुपए के अंदर ही बनाना है 100 टन केचप को, ठीक है। कॉस्ट सेंटर को मैंने टारगेट दे दिया कि 20 लाख रुपए में 100 टन मेरे को केचप चाहिए। अब कॉस्ट सेंटर का क्या काम है? वो हर चीज को, कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, कॉस्ट ड्राइवर को, सबको मिला के चलेगा और अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो उसको स्टैंडर्ड दे दिया गया है, उसको एक टारगेट दे दिया गया है, उसके अंदर उसको वो अचीव करेगा, ट्राई करेगा अचीव करने का, नहीं होगा तो उसको फिर लालची सुनाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर क्या है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इनकरेंस ऑफ कॉस्ट, कि कौन सी कॉस्ट आपने करी, जरूरी थी नहीं थी, कि आपने खामखा मैकेंजी को 1 करोड़ रुपए दे दिया। लाला जी पूछेंगे ना किस बात के 1 करोड़ रुपए दे दिए, 20 लाख रुपए का बजट है, 1 करोड़ रुपए उसको दे दिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इंक्रेंस ऑफ कॉस्ट which are under its control. The performance of responsibility center is measured against predetermined standards और budget, कि मैंने जो तुम्हें बोला था तुमने उतने में बनाया कि नहीं बनाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आपने मार्क कर लिया होगा, लिख लिया होगा। डैश इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। आंसर है इसका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? दो टर्म्स होती हैं, एक कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना, कि मैं ध्यान से खर्चा करूंगा, धीरे धीरे खर्चा करूंगा, ऐसे हवा में नहीं उड़ूंगा, ठीक है। और एक होता है कॉस्ट रिडक्शन, कि मेरे को कॉस्ट को रोक के चलना है, कुछ भी हो जाए मेरे को बनियागिरी करनी, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट उनका थोड़ा सा अच्छा मैनेजमेंट होता है कि हमें कॉस्ट रिड्यूस करना है हर बारी। तो इसका एक एग्जाम्पल, मैं आपको इसका टेबल दिखा रहा हूँ। कॉस्ट कंट्रोल का बेस्ट एग्जाम्पल है जेठालाल। जेठालाल कभी भी नड्डू काका की सैलरी को है ना वो कंट्रोल करके चलता है, कि मैं उसकी सैलरी को पिछली बार के हिसाब से, कि हाँ इतना ही बनता है इतना ही दूंगा मैं। और कॉस्ट रिडक्शन का एग्जाम्पल है पोपटलाल। वो हमेशा पैसा बचाने की सोचेगा, रिड्यूस करने की सोचेगा, कहेगा कि मैं चाय किसी और के घर जाके पी लेता हूँ, नाश्ता किसी और के घर जाके कर लेता हूँ। कॉस्ट कंट्रोल कंजूसी नहीं है, कॉस्ट रिडक्शन कंजूसी है, ठीक है। इसका डिफरेंस, कॉस्ट कंट्रोल्स एम एट मेंटेनिंग द कॉस्ट, वो मेंटेन करके चल रहा है इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, कि हाँ जितना मेरे को बजट दिया गया है मैं उसके अंदर कॉस्ट को रखूंगा, ज्यादा चादर से पैर बाहर नहीं निकालूंगा, ओके। इसमें वो रोकने कम करने को नहीं कह रहा। कॉस्ट रिडक्शन क्या कह रहा है? कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग कॉस्ट, इट चैलेंजेस ऑल स्टैंडर्ड। वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड्स गए भाड़ में, मैं तो कॉस्ट को कम करूंगा ही करूंगा, चाहे मेरे को खाना कम खाना पड़े, चाहे मैं लोगों का खून चूस लूं, बट मैं कॉस्ट रिड्यूस करूंगा ही करूंगा। मार्केट में लेबर को 100 रुपए या 500 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, बट मैं अपने लेबर को जो मेरे साथ काम करना चाहता है मैं उसको 250 रुपए ही दूंगा, ठीक है। ये रिडक्शन कॉस्ट है। इससे आपका जो लेबर है वो आपसे खुश नहीं रहेगा, वो मजबूरी में आपके पास काम कर रहा है। कॉस्ट रिडक्शन और कंट्रोल का आपको मतलब समझ में आया? आगे हम पढ़ रहे हैं। कॉस्ट कंट्रोल सीक टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन। लोएस्ट कॉस्ट पे वो लेके आना चाहता है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। कॉस्ट रिडक्शन रिकॉग्नाइज नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, हमें लोएस्ट कॉस्ट चाहिए। इसके अंदर क्या करता है? सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन, कंडीशन को देखते हुए। वो कह रहा है कोई कंडीशन नहीं, कोई मैं लॉ नहीं मानता, कोई मैं कुछ नहीं मांगता, मैं तो कम से कम पैसा ही दूंगा। ये कोई कंडीशन नहीं मान रहा, ये कह रहा है कि जो कंडीशंस हैं उसको देख के, लॉस को मानते हुए मैं कितना कम में काम कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एम्फोसिस इज ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। कॉस्ट कंट्रोल बंदा कैसे कर सकता है? कि उसके पास स्टैंडर्ड्स हैं कोई पहले के, पिछले साल के, या किसी इंडस्ट्री के, इंडस्ट्री ने कहा है कि हाँ भाई मेरी केचप की कॉस्ट 80 रुपए है तो उसके पास एक स्टैंडर्ड है,
कॉस्ट रिडक्शन वाला कहता है भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं आगे अपनी कोशिश करूंगा प्रेजेंट में कॉस्ट कम करने की, और आगे अगर कुछ हुआ तो मैं और कम करता रहूंगा। ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है, वो प्रिवेंट करके रखता है कॉस्ट को कि इससे ऊपर ना जाए। कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव फंक्शन है, वो कहते हैं कि मेरी कॉस्ट बहुत लगी, कम करो कम करो कम करो। ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल कब खत्म होता है कि टारगेट्स जो दिए गए थे वो अचीव हो गए हैं, मैंने कॉस्ट कंट्रोल कर लिया, मेरा बोनस लाओ। ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन, इसने खून चूसा लोगों का, और इसका कोई एंड नहीं है कि आप कितना, आपने देखे ना मर्द पिक्चर में वो खून निकाल निकाल के बेच रहे थे, वो कॉस्ट रिडक्शन होती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉस्ट कंट्रोल? इट इज अ करेक्टिव फंक्शन। कॉस्ट कंट्रोल करेक्टिव फंक्शन, वो प्रिवेंटिव फंक्शन है। ठीक है। इट चैलेंजेस द स्टेट स्टैंडर्ड, वो चैलेंज नहीं करता, वो स्टैंडर्ड्स पे काम करता है। ठीक है। इट एंड्स विद टारगेट अचीव, हाँ कंट्रोल करने का मतलब ये है कि टारगेट अचीव करो। इट इज कंसर्न विद फ्यूचर, नहीं, कॉस्ट कंट्रोल पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, कॉस्ट रिडक्शन प्रेजेंट और फ्यूचर पे। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के टॉपिक आई आई होप कि आपको प्रिपेयर हो गया, अभी आप इसमें कोई गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट यूनिट्स इन पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के अंदर आप कॉस्ट का मतलब किस वे में लोगों को बेचोगे, क्या किस वे में निकालोगे। ठीक है। किलोमीटर में, किलोवाट आवर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स में, या नंबर ऑफ आवर्स में। हम अभी नंबर ऑफ आवर्स में आप भी सोच रहे हो कि नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकता है। नंबर्स ऑफ आवर पूरा आंसर नहीं है कि मैंने एसी चलाया, ठीक है, या तो मैंने अपने घर में क्या कहते हैं क्या कहते हैं एक ट्यूबलाइट जला के रखी, तो वो नंबर ऑफ आवर्स मैं पूरे 24 घंटे चला के रख रहा हूँ। ठीक है। और एक उसी साइड मैं एसी चला के रख रहा हूँ 1 घंटा, तो इन दोनों को आप क्या कहते हैं इक्वेट कर देगा वो, बल्कि ज्यादा ही जो एसी है वो ज्यादा खर्चा कर देगा। तो इसका आंसर है पावर सेक्टर का किलोवाट आवर, की कितना आप खर्चा कर रहे हो, कितना आप बिजली चला रहे हो उस आर के अंदर, कितना कंज्यूम कर रहे हो, तो किलोवाट आवर इज द राइट आंसर। ठीक है। पावर सेक्टर के लिए ऐसे बड़े सारे सेक्टर्स होते हैं, सबके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दिया, इसका क्वेश्चन आ सकता है। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर, अच्छा इसमें काफी सारे इंजीनियर्स भी हैं, तो मैं उनके हिसाब से भी पढ़ा रहा हूँ थोड़ा मतलब इजी वे में। तो इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिक इनके आप टर्म जरूर पढ़ना एक बारी, उसका मीनिंग मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, बट फिर भी आप एक बार टर्म जरूर पढ़ना। प्रोसेस कॉस्टिंग से आपको पता चल रहा है कि कोई बड़े सारे प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट में कोई प्रोसेस है, नहीं ट्रांसपोर्ट इधर से उधर ले गए उधर से वापस ले आए, केमिकल इंडस्ट्रीज, डैम कंस्ट्रक्शन, या फर्नीचर मेकिंग। सर फर्नीचर मेकिंग भी तो प्रोसेस है, प्रोसेस तो बेटा सब कुछ ही है। इसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग का जो मतलब है वो ये है कि हम एक पूरे एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको हम डिफरेंट प्रोसेस में बांट दें, और उस एक प्रोसेस के एंड पे हम उस प्रोसेस को कहीं और से कंपेयर कर सके। हैं, ऐसा क्यों करेंगे हम? बेटा ये आप मैनेजर बनने जा रहे हो, ये मैनेजरियल डिसीजन है। ठीक है। आपने टमाटो की फैक्ट्री, आप केचप की फैक्ट्री लगा रहे हो, ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि मेरे को टमाटो बाहर से लेने हैं, टमाटो से पहले पल्प कुछ बनेगा, एक सोल्यूशन, और उसके बाद केचप बनेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टमाटो से स्टार्ट करो, या तो उसका एक इंटरमीडिएट कुछ आपने टमाटो की प्यूरी प्यूरी बना दी। ठीक है। तो टमाटो से टमाटो प्यूरी बनाने के लिए आपको जितनी प्रोसेस की कॉस्ट लगी, आप उसको बाहर जो मार्केट में टमाटो प्यूरी मिली उससे कंपेयर करोगे, फिर आप सोचोगे कि मेरे को टमाटो लेने हैं या सेकंड प्रोसेस से मैं स्टार्ट करूंगा। समझे बात मेरी? तो इसके अंदर केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो आपको केमिकल कौन कहां से स्टार्ट करना है वो डिसाइड करने के लिए आपको प्रोसेस कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी। काफी सारे प्रोसेस के बाद जाके आपकी केमिकल बनेगा या ड्रग बनेगा कुछ भी। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश क्लासिफिकेशन। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है इंजीनियर्स के लिए। ठीक है। मैं इसको समझा रहा हूँ।
डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? मैं शूज़ बना रहा हूँ, मैंने फैक्ट्री खड़ी कर दी, उसके अंदर जो मैं रबड़ ले रहा हूँ वो डायरेक्ट कॉस्ट है। मेरे को चाहिए ना रबड़ बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, वो सारी डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन है? एक अकाउंटेंट को मैंने हायर किया कि हाँ भी तू सारा हिसाब रख, वो डायरेक्टली शूज़ के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्टली मैनेज कर रहा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी आपको बेसिक समझ में आया, आगे इसको हम डीप में पढ़ेंगे। अभी इन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ये किस चीज का एग्जाम्पल है? बाय एलिमेंट, बाय फंक्शन, बाय कंट्रोलेबिलिटी, बाय वेरिएबिलिटी। सर कुछ नहीं पता हमें, ये क्या है कुछ नहीं पता मेरे को। सुनो मैं बताता हूँ। एलिमेंट क्या होता है? एक बेसिक, आपने इंजीनियर्स के रिस्पेक्ट में पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट होता है, बेसिक चीज होती है। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट, जब आप काम स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप ये देखोगे मुझे डायरेक्ट कॉस्ट क्या करना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या लगेगी मेरे बिजनेस के अंदर। तो बेसिक चीज एक एलिमेंट है, बेसिक चीज जो होगी वो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो एलिमेंट है हमारा। ठीक है, तो एलिमेंट इसका आंसर है। इसको हम आगे पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है कॉस्ट का, बाय नेचर और एलिमेंट। नेचर क्या है, एलिमेंट क्या है, डायरेक्ट नेचर का है, इनडायरेक्ट नेचर का है। मेरे शूज के लिए रबड़ है या फिर कोई अकाउंटेंट है, ये बेसिक चीज है। ठीक है, एलिमेंट है, नेचर है उसका। ठीक है, और फंक्शंस। सर फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस क्या चीज आ गई है? बेटा सुन तो सही। फंक्शंस क्या होते हैं कि ये किस नेचर में वो यूज हो रहा है, मतलब वो वाला कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज हो रहा है, सेलिंग के लिए यूज हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है। फंक्शंस हैं ये। फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे सेलिंग करना है मेरे को, मैंने मार्केटिंग का खर्चा किया, वो सेलिंग एक फंक्शन है, एलिमेंट नहीं है, वो फंक्शन है। ठीक है, वेरिएबिलिटी और बिहेवियर। वेरिएबिलिटी हमने पढ़ा है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो वेरी करेगा, नहीं तो वो वेरी नहीं करेगा। वेरिएबिलिटी के अंदर क्या है, कोई फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकता है जो कभी वेरी नहीं करेगा। है, ये कौन सा कॉस्ट है जो फिक्स्ड है, जो कभी बढ़ेगा ही नहीं? मैंने बेटा एक फैक्ट्री ले ली है पहले, उसका रेंट दे रहा हूं मैं 3 लाख रुपए महीने, वो आगे नहीं बढ़ेगी, अगर मैं दूसरी फैक्ट्री लूंगा तभी बढ़ेगी। बट एक फैक्ट्री का कॉस्ट 3 लाख रुपए पर महीने रहेगा, चाहे मैं एक शू बनाऊं, चाहे मैं 100 शू बनाऊं, चाहे मैं 1000 शू बनाऊं, चाहे मैं 1 लाख शू बनाऊं। ओके, कंट्रोलेबिलिटी। सर ये क्या है? कंट्रोलेबल कॉस्ट है कि नहीं है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको खर्चे को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। आप लेबर की सैलरी को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। आप मार्केटिंग में एक सुंदर सी लड़की आपने एम्प्लॉय करी है, उसको रोक सकते हो? ओहो, सोचना पड़ेगा अगर वो काम कर रही है या नहीं कर रही, जो भी है, बट उसकी कॉस्ट को आप रोक सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट एस्टैब्लिश है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में है, आप जूते बनाना नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो कंट्रोलेबिलिटी क्या है? आप लेबर की कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मार्केटिंग की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। नॉर्मेलिटी क्या सर, इतनी सारी चीज़ें याद कैसे करेंगे, करना पड़ेगा बेटे, लाख रुपए मिलेंगे ना आगे जाके सेविंग में। नॉर्मेलिटी क्या होता है भाई? नॉर्मल कॉस्ट है, अब नॉर्मल कॉस्ट है। मैंने रबड़ को मशीन में डाला, मशीन चाइना से आई थी, तुर 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 करके रबड़ खराब कर दिया उसने। वो जो पूरे रबड़ की में कॉस्ट, वो नॉर्मल कॉस्ट नहीं है। मैं आगे जाके अपने जूते का जब कॉस्ट निकालूंगा लोगों को बेचने के लिए, मैं गया मार्केट में, नॉर्मल शूज ट्रेड कर रहे हैं 1500 रुपए के। ठीक है, मैं गया मार्केट में अपना शूज लेके 2500, 2500। लोगों ने पूछा हैं ऐसा क्या है इसमें, अच्छी चीज़ है? मैंने कहा अच्छी चीज़ नहीं है, मैंने एक रबड़ का लिया था, पूरा लॉट लिया था, वो लॉट पूरा खराब हो गया। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, निकलो यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, आपको 1500 का ही बेचना पड़ेगा। तो एब नॉर्मल कॉस्ट जो होती है, मैं उसको कॉस्टिंग में कभी नहीं ले सकता। नॉर्मल कॉस्ट को ही मैं लेके उस कॉस्ट की यूनिट को निकालूंगा। नॉर्मेलिटी आपको समझ में आई? नॉर्मल कॉस्ट है, एबनॉर्मल कॉस्ट है, कंट्रोलेबिलिटी है कि नहीं है, वेरिएबल कैसे बढ़ेगी वो प्रोडक्शन के लेवल पे, फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन या सेलिंग फंक्शन, एलिमेंट क्या है, नेचर क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है।
बेसिक चीज डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। आप अपने घर का बिजनेस या आसपास वालों का बिजनेस देखो, क्या डायरेक्ट कॉस्ट है, क्या इनडायरेक्ट। परचून की दुकान का डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? जो उसका सामान है, इन्वेंट्री है। उसका इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल वाला है, इंजीनियर्स के लिए उनको समझ में आएगा। एडवांटेज ऑफ यूजिंग आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट इंक्लूड। एडवांटेज क्या है आईटी का यूज करने का? इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फंक्शन। ठीक है, हाँ करता है भाई, आईटी करता है। स्टॉक नीड टू बी रिकनसाइल्ड विद जीआरएन, गुड्स रिसीव्ड नोट। ओके। रिडक्शन इन मल्टीसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कस्टमाइज रिपोर्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। ये हो सकता है भाई, आईटी कर रहा है, यही तो काम कर रहे हैं, हम रिपोर्ट्स निकालते हैं। रिडक्शन इन मल्टीसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हाँ भाई रिडक्शन करता है, हमें बार बार भाई खाते नहीं लिखने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फंक्शन, आईटी वाला, हाँ भाई एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है जो माल बाहर से लेता है, खरीदता है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो बनाता है। इनके बीच में आईटी है, तो उसको पता है कि कितना माल, प्रोक्योरमेंट वाले को पता है कि प्रोडक्शन वाला कितना माल खराब कर चुका है, बना चुका है, उसके पास कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, तो मेरे को प्रोक्योरमेंट का काम करना है। आईटी फायदा दे रहा है उसको, आईटी को पता है कि इसने कितना खर्चा कर दिया, इसको कितना मंगवाना है प्रोक्योरमेंट को। ओके। स्टॉक्स नीड टू बी रिकनसाइल्ड विद जीआरएन। सर ये जीआरएन क्या है, गुड्स रिसीव नोट क्या है? आप फैक्ट्री के अंदर कभी भी माल आता है ना, तो सबको है ना काम पे लगा रखा है। फैक्ट्री के अंदर माल आया, ठीक है, अकाउंटेंट ने एंट्री करी, ठीक है, कि मैंने 1 लाख किलो रबड़ खरीद लिया। ठीक है, गुड्स रिसीव नोट क्या होता है कि फैक्ट्री के अंदर 1 लाख किलो आया नहीं आया, वो नोट बनाएगा, ये अलग अलग कर रहे हैं काम। ठीक है, बट डाल का रहे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कि मेरे पास 99,000 किलो आया। ठीक है, तो उसका रिकन्सिलेशन निकाला लाला जी ने, अकाउंट्स वाले को बुलाया, इधर आ, तू कह रहा है 1 लाख किलो का माल आया, तूने पैसे 1 लाख किलो के दे दिए। फैक्ट्री वाले को बुलाया, तू इधर आ, तूने 99,000 लिया, ये 1,000 किलो कहाँ गया? तो इसको, ये ऑटोमेटिक लाले के पास चला गया, आईटी है तो, कि 1,000 का झोल है, तो ये नीड्स टू बी रिकनसाइल। हमें अलग से रिकन्सिलेशन नहीं करना, आईटी खुद करके देगा, तो ये उसका एडवांटेज नहीं है। मतलब इसका एडवांटेज ऑफ आईटी इन कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट इंक्लूड। हमें कोई रिकन्सिलेशन नहीं करना, आईटी खुद करके देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टैक्सी प्रोवाइडर चार्जेस मिनिमम 80, देर आफ्टर 12 रुपए पर किलोमीटर फॉर डिस्टेंस ट्रैवल। द बिहेवियर ऑफ कन्वेंस कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट? इजी क्वेश्चन आपको पता है, इसका है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? बेटा एक जगह तक फिक्स रहता है, वो 80 रुपये फिक्स है, और उसके बाद वो 12 रुपये पर किलोमीटर वो चार्ज करता रहेगा। ठीक है, 80 रुपये में वो आपको 5 किलोमीटर तक लेके चला जाएगा। ठीक है, आप 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ, 5 किलोमीटर जाओ, 80 रुपये भाड़ा। ठीक है, उसके ऊपर आप जितने किलोमीटर जाओगे उसके मैं 12 रुपये लूंगा। ओके, इसका अभी आपको चार्ट दिखाता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल क्या है? फैक्ट्री रेंट 10 बार बता दिया। ठीक है, ये हमेशा उतने का उतना ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट, रबड़ का कॉस्ट, प्रोडक्शन का जो इनपुट है हमेशा बढ़ता रहेगा अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा तो। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अभी हमने उसका एग्जांपल पढ़ा, एक और एग्जांपल ले लो। जेरोक्स की मशीन जो होती है ना आपके ऑफिस के अंदर, आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, तो उसका मंथली रेंट जाता है। ठीक है, वो क्या कहता है कि आप मेरे से मशीन ले लो, मेरे को 10,000 रुपये पर मंथ दे दो, इस 10,000 में आप 20,000 पेज प्रिंट कर सकते हो, छूट है, छूट है, छूट है। मैंने कहा हाँ बढ़िया है, 50 पैसे रुपये पड़ रहा। 10,000 रुपये की मशीन ली, 20,000 पेज में प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी 20,000 से ऊपर जा रहा है। जेरोक्स मशीन को पता चल जाता है क्योंकि वो सारी रिकॉर्ड करके रखता है। जेरोक्स एक कंपनी का नाम है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अभी वो क्या कह रहा है, आपके 21,000 22,000 चले गए भाई प्रिंटिंग, तो वो 2,000 का बिल अलग भेज देगा। ठीक है,
वो क्या कहेगा कि 20,000 तक मैंने बोला था, इसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट है, मैं हर एक प्रिंट के आपसे पैसे लूंगा। इसका चार्ट ये है। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया है। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 8। A Limited has 3 production department and each department has 2 machine. Which of the following cannot be treated as a cost center for cost allocation? Cost center मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप बताओ इसका आंसर क्या है। ए मशीन अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सी बोथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मशीन है, या डी ए लिमिटेड। मशीन अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यार मशीन है ये तो, मतलब यार कॉस्ट सेंटर है, इसको तो हमें कॉस्ट के अंदर ही इसको बता सकते हैं, हमें तुम्हें इतना ऑपरेट करना है, इतना इसका खर्चा करना है, इतना मेंटेनेंस है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये तो है, ये कॉस्ट सेंटर अभी पढ़ा हमने, ठीक है। अच्छा पूरा ए लिमिटेड कॉस्ट सेंटर हो सकता है? नहीं, ए लिमिटेड को प्रॉफिट बनाना है, वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आए अपने शेयर होल्डर्स के लिए। आपका पैसा ए लिमिटेड में लगा है, आप कॉस्टिंग के पीछे नहीं भागोगे, वाह तुमने 200 रुपए का शूज बना दिया, तुम बहुत अच्छे हो। बेटा 200 रुपए का शूज बना के बेचना भी तो है कि बना के रखे जाओगे। तो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर यानी कि आप कह रहे हो कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट सेंटर कभी ए लिमिटेड नहीं होगा। एक ए का काम है प्रॉफिट बनाना, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, तो ए लिमिटेड कॉस्ट सेंटर नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट? ये आप बताओगे भी, मैंने समझाया। ए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बी फिक्स्ड कॉस्ट, सी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, डी इनडायरेक्ट। अरे सर याद नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, एक बार सोचने दो। हाँ सोचो। फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस सर, फंक्शंस एलिमेंट क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें से दो तो हट गए, ए और डी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फंक्शंस, फंक्शंस, फंक्शंस कंट्रोलेबिलिटी इसमें कुछ है नहीं, वेरिएबिलिटी इसमें कुछ है नहीं। फंक्शंस, फंक्शंस, हाँ फंक्शंस, सेलिंग एक फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक फंक्शन है? तो इसका आंसर मेरे को लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये उसका फंक्शन है। सबका आंसर सही है भाई, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगले में एक 4 लेकर आऊंगा, अच्छे लेक्चर, ठीक है। अगर तुम्हें पसंद आया तो देखोगे तभी मैं निकालूंगा ना। टिकट काउंटर इन रेलवे स्टेशन, टिकट काउंटर क्या करता है? पैसे लेता है, लेता है, लेता है। रेलवे स्टेशन वो क्या है? कॉस्ट सेंटर, रिवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, या इन्वेस्टमेंट सेंटर? सर आपने सिर्फ कॉस्ट सेंटर पढ़ाया है और प्रॉफिट सेंटर के बारे में थोड़ा सा बताया है, पहले बताओ तो सही क्या है ये। कॉस्ट सेंटर मैंने आपको बता दिया, इसकी प्लेन रीडिंग करो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इनकरेंस ऑफ कॉस्ट विच आर अंडर इट्स कंट्रोल। ओके, क्योंकि हमें इसको कंपेयर करना है। द परफॉर्मेंस ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज मेजर्ड अगेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और बजट्स। रिवेन्यू सेंटर क्या है सर? रिवेन्यू का काम है पैसा लेके आना, द रिवेन्यू सेल करना। द रिवेन्यू सेंटर विच इज अकाउंटेबल फॉर जनरेशन ऑफ रिवेन्यू, उनको बेचना है। सेल्स एजेंट है वो, रिवेन्यू सेंटर है, हम पैसा लेकर आ रहे हैं, हम पैसा लेकर आ रहे हैं। प्रॉफिट सेंटर, बेटे लाला जी प्रॉफिट सेंटर है, वो बताएंगे रेवेन्यू को कितने रुपए का बेचना है। उनको तो पता नहीं, वो तो जाके कहेंगे ले लो ले लो, कितने का लेना है वो भी तो बताना है ना। प्रॉफिट कौन बताएगा कि कितना हमें चाहिए, क्या करना है? लाला जी या आप जैसे मैनेजर, ठीक है। जब आप मैनेजरियल पोजीशन पे हो गया, प्रॉफिट के लिए काम करोगे, मतलब ठीक है, कॉस्ट के लिए भी कर सकते हो, रेवेन्यू के लिए भी कर सकते हो, बट अच्छा मैनेजर होगा वो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। जैसे एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर होगा ना, वो हमेशा प्रॉफिट के लिए उसको देखा जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट सेंटर क्या है? दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच हैव बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू and incurrence of expenditure. Since manager of profit center are accountable for both cost as well as revenue,
प्रॉफिटेबिलिटी इज द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। प्रॉफिट हो रहा है मतलब कॉस्ट सेंटर भी ठीक परफॉर्म कर रहा है, रेवेन्यू सेंटर भी ठीक परफॉर्म कर रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम प्रोडक्शन फैक्ट्री वाले आ जा, नहीं तो रेवेन्यू वाले तू आ जा कि हमारा प्रोडक्शन वाला कह रहा है हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तू बेच नहीं पा रहा। या तो हम रेवेन्यू वाले को बोल रहे हैं, रेवेन्यू वाला आ रहा है साहब क्या आप थर्ड क्लास प्रोडक्ट बना रहा है, मार्केट में इसके बतेरे कॉम्पिटिटर हैं, इसको बोलो अपनी क्वालिटी बढ़ाए। ठीक है, बाद में ये लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी जो आपकी कॉर्पोरेट कल्चर में होता है। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, कॉस्ट सेंटर। सर ये इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या है? बेटा टर्म ऐसी बना दी मैं, सुनो। अभी आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो क्या करोगे? उसको इन्वेस्ट करोगे ना। ठीक है, आप उसमें कुछ इंटरेस्ट अर्न करोगे या फिर आप एक्सपेंशन के लिए जाओगे। तो ये भी डिसीजन लेते हैं कि हमें और एक्सपेंशन करना है या नहीं करना। हम एक्सपेंशन कब करेंगे? मार्केट में डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम एक्सपेंशन करेंगे। हम एक्सपेंशन तब नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? पैसे को बैंक में जमा करके रख देंगे, 7.5% हमें मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम खुश है। इन्वेस्टमेंट सेंटर, these are responsibility center which are not only responsible to only for profitability but also has the authority to make capital investment decision। मेरे को एक्सपेंशन करना है या नहीं करना, ये फाइनेंशियल जो एमबीए इन फाइनेंस है वो सारे बताते हैं कि आपको ये इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ या कहीं और लगाओ। ठीक है ना, वेरी गुड एमबीए फाइनेंस। The performance of this responsibility center are measured on the basis of ROI, return on investment। पता है तुम्हें? बेसिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में है बट मैं इसका आपको जिस्ट बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या मेथड्स होते हैं कॉस्टिंग के, आप किस तरीके से कॉस्टिंग कर सकते हो। कि मेरे को कॉस्ट निकालना है, मैं कैसे निकालूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे प्रोडक्ट कैसे हैं। अभी इसमें सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, कि हेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज असर्टेन, द प्रोडक्ट बिंग द ओनली वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बन रहा है, मैं उसकी कॉस्ट निकालनी है मेरे को। हाँ भाई, सिंगल कॉस्ट निकाल के मैं कितने का बेच रहा हूँ, मैं बैठ गया, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं बेच रहा हूँ, सीमेंट है मैं बेच रहा हूँ, मैं कुछ भी बेच रहा हूँ। ठीक है, इस 1 किलो बोरी उठा के ले जाओ, ये कॉस्ट है 220 रुपये कट्टा किलो। ओके, पता नहीं कट्टा है किलो, मेरे को नहीं पता, आगे आगे बढ़ो। बैच कॉस्टिंग, ये बैच कॉस्टिंग कहाँ से आ गया? बैच कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेरी फ्रेंड पीनट बटर बनाती है, बनाती नहीं है मतलब वो अच्छी कंपनी में ब्रांड मैनेजर है, आई एम अहमदाबाद की पड़ी हुई है। ठीक है, अपना ग्रुप बढ़िया है। ठीक है, तो बैच कॉस्टिंग मुझे एक दिन बता रही है, यार मैंने पीनट बटर के अंदर ना पीनट तो डलते हैं तुम्हें पता है बेटा, आलमंड भी डलता है, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो मुझे कह रही है यार एक पूरा बैच खराब हो गया है। ऐसा कैसे? वो बैच वाइज उनकी बड़ी बड़ी मशीनरी है, अभी वो एक मशीन के अंदर सारा इनपुट डालते हैं, ले पीनट ले बटर ले, डेयरी प्रोडक्ट्स ले आलमंड ले। वो कह रहे हैं पूरा बैच की कॉस्टिंग निकाली है मैंने, मेरे 2 बैच अच्छे निकले, दूसरे बैच में क्वालिटी खराब हो गई। तो वो लाला जी को बताते हैं कि ये बैच का रॉ मटेरियल कहाँ से आया था, किसने ऑपरेट किया था, इसकी कॉस्टिंग हमें कितनी पड़ी, दूसरा बैच का रॉ मटेरियल कहाँ से आया, इसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क रहा, क्वालिटी अच्छी रही नहीं रही, हमने उसको टेस्ट किया। तो वो बैच की कॉस्टिंग निकाल के चलते हैं। ये फैक्ट्री वाले अपने ध्यान में रखते हैं कि हाँ मेरा बैच बहुत अच्छा गया है वाला। ठीक है, मैं इसी बैच के अंदर से एबनॉर्मल कॉस्ट भी निकल जाते हैं क्योंकि पूरा बैच खराब हो जाता है। ठीक है, ये वाला बैच की कॉस्टिंग हमें प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं आती क्योंकि हम इवेंचुअली सब सारे बैचेस को मिलाते हैं, फिर देखते हैं कि कितना पर यूनिट का कॉस्ट आया। थोड़ा बिगर टर्म है बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग, ये जॉब कॉस्टिंग क्या है? एक जॉब की कॉस्ट, एक फिल्म बनाने की कॉस्ट। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ गैंग्स ऑफ वासेपुर, बिहार में शूटिंग है, सस्ते में बन जाएगी, अनुराग कश्यप डायरेक्टर है। एक मैं फिल्म बना रहा हूँ बाहर, करण जौहर प्रोडक्शन, पता नहीं स्टोरी क्या है बट करण जौहर प्रोडक्शन बाहर बन रही है वो, कॉस्टिंग उसकी ओए होए करोड़ों में कॉस्टिंग है, करोड़ों में। ठीक है, तो वो जॉब कॉस्टिंग, हर एक जॉब की अलग कॉस्ट, ये अलग अलग इनका
कॉस्ट निकालने मतलब इनका पता है कि अलग अलग कॉस्टिंग आएगी इन सब की। हर एक जॉब पे डिपेंड करता है कि उसने कितना कहाँ पे खर्च, किस टाइप के उसके खर्चे होने उस जॉब के अंदर। कोई कहता है मेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए, कोई कहता है मुझे कम में चाहिए, तो वो अलग अलग जॉब होगी। हम इसको अलग अलग जॉब का पैसा निकाल के बताएंगे कितने रुपए लगेंगे। कोई फिल्म प्रिंटिंग का काम चल रहा है, कोई कहता है मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट बुक दे दो, कोई कहता है मेरे को कलर्ड बुक चाहिए। वो उसको आप दोनों को सेम रेट तो लोगे नहीं, आप कहोगे ना जॉब अलग है, जॉब का अलग पैसे लूंगा मैं, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग क्या है? इन दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज ascertained separately. It is suitable in all cases where work is undertaking on receiving a customer order, like a printing process, motor workshop. मोटर वर्कशॉप एक बहुत अच्छा जॉब कॉस्टिंग का है। मेरा एक्टिवा में ले गया, क्या कहते हैं, चला के, हाँ भाई मेरा सर्विस कर दो एक्टिवा को। मेरा मैक्स टू मैक्स कितना बिल आ जाएगा, 1000 रुपये, 1500 रुपये। साइड में ऑडी खड़ी हुई थी, एस्टन मार्टिन खड़ी हुई थी। बेटा उसकी कॉस्ट सुन के मैं घबरा गया, 40,000 रुपये सर्विस कॉस्ट, ठीक है। तो हर एक जॉब की अलग अलग कॉस्टिंग निकली ना। आगे हम पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एल सारे कॉन्ट्रैक्ट ले जाती है। टाटा, टाटा भी अभी अपना वो ले गया ना, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट वाला। वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग है, जनरली है ना बिल्डिंग्स पे, रोड पे, ब्रिजेस पे अप्लाई करता है। ड्यूरेशन काफी ज्यादा होता है और वहां जाके परफॉर्म करना पड़ता है। ये इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के। हेयर द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट इज सर्टेन सेपरेटली। तभी तो अलग अलग बिड करती है ना। अभी पार्लियामेंट बना दो, कितने की बिड, 852 करोड़, 851 करोड़ आई गेस, और एल एन डी का 855 करोड़। इट इज सुटेबल फॉर फर्म्स एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड्स एंड बिल्डिंग। थैंक यू। आगे प्रोसेस कॉस्टिंग बता दिया, वापस बताऊं, पढ़ देता हूँ, ठीक है। हेयर द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ईच स्टेज ऑफ वर्क इज असर्टेंड। क्यों कर रहे हैं हम ईच स्टेज पे कॉस्ट, क्यों हम खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्यों कर रहे हैं हम? बेटा आपको मैनेजर वाला डिसीजन लेना है कि आपको उस प्रोसेस तक जो खर्चा हुआ, क्या पता मार्केट पे उसको आपने वो जो बनाया, आपने टमाटो से टमाटो क्यूरी बनाई, आपने 80 रुपए की बना दी, मार्केट में 70 की मिल रही है। लाला जी कह रहे क्या चक्कर है ये, तुमने बनाया क्यों, क्यूरी ले लेते 70 की, मेरे को सस्ती पड़ती, मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मैं ए लिमिटेड हूँ, है कि नहीं। तभी हम प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे हैं। Here the cost of completing each stage of work is ascertained, like cost of making pulp and cost of making paper from pulp. आप क्या बनाओगे, आप पहले पल्प बना के उससे पेपर बनाओगे, या पल्प लोगे और उससे पेपर बना लोगे, समझ रहे हो? पहले पल्प बनाने का खर्चा, फिर पेपर बनाने का खर्चा। आपको डिसीजन लेना है कि मैं पल्प बनाने के लिए रॉ मटेरियल लूंगा, या मैं सीधा पल्प पे लूंगा। मेरे पास मशीनरी है, मेरे पास लेबर है, मेरे पास सब कुछ है, मैं स्टार्टिंग से बनाऊंगा, मैं सस्ता बना के दिखाऊंगा। अच्छी बात है। In mechanical operation, the cost of each operation may be ascertained separately. The name is given is operating costing. ठीक है, अलग अलग इनको क्या कहते हैं, नाम दे देते हैं, अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, इसको हम ऑपरेशन कॉस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, कि क्या ऑपरेशन चल रहा है, किस ऑपरेशन में, अभी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का अलग भी है। ठीक, इट इज यूज इन केस ऑफ, ये ऑपरेशन कॉस्टिंग है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में मत करना इसको, ये ऑपरेशन है कि एक प्रोसेस के ऑपरेशन का क्या है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जनरली ना सर्विस सेक्टर, अभी हमने सारा जो पढ़ा ना, वो हमने पढ़ा कि फैक्ट्री, तो सर्विस प्रोवाइडर मेरे से नाराज कि भाई हमारा भी कुछ बताओ, हमें भी आगे धंधा बढ़ाना है। बड़ा बड़ा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है कि मेरे को यहाँ से मैं मनाली की बस, कसौल की बस चलानी है, उसका कॉस्टिंग क्या पड़ेगा, ऑपरेट करने का क्या खर्चा है, ये ले रूट को, यहाँ से गोवा ज़्यादा हो गया, यहाँ से कोई और जयपुर साइड का, बस यहाँ पे बड़े सारे बंदे काम करने आते हैं, क्या कहते हैं, गुड़गांव के अंदर। तो यहाँ से बस चलाने का खर्चा क्या है जयपुर का, उस ऑपरेशन का कॉस्ट क्या है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मोस्टली सर्विस सेक्टर में अप्लाई करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है सर, आज आपने कहा था हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ नहीं बताया आपने। अच्छा, याद है, सुनो अब। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, आपको आगे उसका प्रॉफिट मार्जिन लगा के बेचना है। ठीक है,
कॉस्ट निकालना है किसी चीज़ का कि ये कॉस्ट को इनकर करनी है नहीं करनी है, क्या है क्या नहीं है, बड़े सारे वेरिएबिलिटी है, ये है वो है, फलाना भी बहुत सारा बड़ा प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं इसको बही खाते में लिख के रखूंगा, लाला जी मेरे से पूछेंगे क्या हुआ इस प्रोसेस में, कितना खर्चा आया, तुमने नौरा फतेही को एडवर्टीजमेंट के कितने पैसे दे दिए, ठीक है, तुमने रेंट कौन सी वाली फैक्ट्री ली, तुमने ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से बंदे को रखा। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने सारा लिख के रख लिया। कॉस्ट निकाल के बताने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे खर्चे आते हैं। इसमें लाला जी के खुद के खर्चे, जो अपनी गाड़ी चला रहे हैं ना, आने के लिए पेट्रोल का खर्चा क्लेम कर रहे हैं, इसमें हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, अभी मैं पैसा कैपिटल रेज कर रहा हूँ, कॉस्टिंग को उससे लेना देना नहीं भाई, पैसा वैसा रेज करो ठीक है तुम्हारी अलग बात है, फाइनेंस वाले उसको अकाउंट करेंगे कि हमने बाहर से लोगों से लोन लिया कि आओ हमें पैसा दो, हमें रॉ मटेरियल खरीदना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर एक एंट्री फाइनेंस से रिलेटेड होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस है कॉस्ट बताना लाला जी को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है ये बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप करोगे, लाला जी करेंगे। वो इन दोनों चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे कि हाँ क्या करना है, धंधा चलाना है, बंद करना है, संन्यास लेना है या काम चलाए रखना है, मैनेजरियल डिसीजन लेना है। इसके अंदर और क्या होगा सर, क्या होगा सर, क्या होगा सर, इसमें हम फ्यूचर की बात भी करेंगे बेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आगे के बजट्स बनाएगी, आगे के बजट्स, ठीक है, कि आगे मेरे को कितना सेल अचीव करना है, उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए होगा, उसके लिए क्या क्या खर्चे होंगे, सब कुछ होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक स्टेप आगे चला जाता है, ठीक है। Cost accounting: the process of accounting for cost which begins with recording of income and expenditure or the base on which they are calculated at the end with preparation of periodic statement and report for ascertaining and controlling of cost. कॉस्ट को असर्टेन किया और कंट्रोल किया, कॉस्ट अकाउंटिंग का यही मतलब है, ठीक है। इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम क्यों आ गया, ठीक है बेटा, कुछ कुछ इनकम भी आता है उसके अंदर, कोई क्रैप रैप बेचोगे सब कुछ आता है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, क्या कहते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हो, कुछ स्क्रैप में निकलेगा ना, ना थोड़ी बहुत इनकम, उसको कॉस्ट से कम करोगे ना, है कि नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने बता दिया मैंने आपको। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसकी अच्छी डेफिनेशन दी इन्होंने, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम वाले लोग, एमबीए इन फाइनेंस, टू क्रिएट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स। लाला जी क्या करेंगे, लोगों के लिए प्रॉफिट बढ़ाएंगे जिन्होंने उनको पैसे दिए, फॉर प्रॉफिट। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है ना, उसके लिए भी काम तो करेंगे, उसके लिए भी बजट बनते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप सोशल काम कर रहे हो ना, तो तभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है कि ये आगे भी इसको डोनेशन आती रहे, ये अच्छा काम करती रहे, पैसा आएगा तभी तो आगे काम करेंगे अच्छा सोशल कॉज के लिए। तो प्रॉफिट मेकिंग भी होगा, नॉन प्रॉफिट वाला मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, गुस्सा मत करना। इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, दोनों सेक्टर में। आज के लिए भाई साहब इतना ही है, आगे 3 लेक्चर और आएंगे कॉस्टिंग के, अच्छे लगे तो मुझे बताना, मैं और भी कुछ डालने का ट्राई करूंगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, मेरा मेन मोटिव यही था, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितने व्यूज बढ़ा सकते हो बढ़ा दो, ठीक है। मैं और आगे कोशिश करूंगा अच्छे कंटेंट बनाने का। थैंक्स अ लॉट देखने के लिए, ओके बाय।